हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए एमटीएस में आपको पूरा सिलेबस तो पता ही होगा कि उसमें जो सेशन 1 होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो हमारा सेशन 2 होगा उसके नंबर जो हैं जुड़ेंगे वो मेरिट बनाएगा। तो देखिए सेशन 2 में आपको भी पता है कि इंग्लिश है और जीके जीएस और सीए यानी कि करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो देखिए उसी चीज़ को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए देखिए सेशन 2 का जो प्रैक्टिस सेट है और सेशन 1 का दोनों, क्योंकि देखिए सेशन 1 आप लोगों को देखने में भले ही आसान लग रहा हो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, पर दोस्त उसमें भी क्वालिफाइंग नेचर होने में भी आप इतने आसानी से उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, उसके लिए भी आपके सामने टाइम आएगा, आपको उसका भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। बट अभी आज जो है अभी आप लोग जो है देखिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और प्लस इसी में जीएस है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम लोग जो है अपने आप को नंबर मतलब मेरिट बनेगी और मेरिट से ही यहाँ से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बिना आपका कुछ नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। और देखिए आप लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, शेयर जरूर कर दिया करें, और साथ ही आप लोग जो लोग नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो डायरेक्शन 1 से लेकर 3 तक क्या है। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद अ ब्लैंक विद to be filled in with an appropriate word, select the correct alternative out of the indicate by selecting the appropriate option। चलिए देखते हैं भाई क्या क्या है। चलिए लिखा हुआ है सुमन हैज, फिर खाली जगह फॉर द फाइनल राउंड ऑफ द कंपटीशन। तो देखिए यहाँ पे पहले तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में वो क्या किया होगा, उसने क्वालिफाई किया होगा। देखिए उसके साथ में उसके आगे यहाँ पे फॉर भी लगा है, तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि कंपटीशन फॉर हो जाएगा, सॉरी क्वालिफाइड फॉर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ क्वालिफाइड फॉर फाइनल राउंड ऑफ कंपटीशन, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, हर सपोर्टर्स बिगिन टू, फिर खाली जगह एंड सी हैज़ लेफ्ट अलोन, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या है, हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम लोग इंग्लिश में हिंदी निकालने लग जाते हैं। देखो हिंदी एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन आपका जो ये कह सकते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर इंग्लिश में लेके चलेंगे तो जल्दी आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि हम लोग इनको विद इन टाइम कैसे कर सकते हैं और सही एक्यूरेसी के साथ में। तो देखो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा। तो 2 नंबर में हर सपोर्टर्स बिगिन टू एंड सी वाज लेफ्ट अलोन, ठीक। क्या हो गया, फॉल ओवर, ठीक, फॉल ओवर, फिर फॉल अवे, फिर फॉल ऑफ, फिर फॉल ऑन, ठीक। तो देखो जो फॉल ओवर होता है इसका मतलब होता है गिरना, ठीक। तो क्या यहाँ पे उसके सपोर्टर बिगिन टू स्टार्ट कर दिया था गिरना, गिरना तो स्टार्ट नहीं किया होगा ना। फिर क्या था, फॉल अवे, फिर फॉल अवे का मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। तो उनके जो सपोर्टर होंगे उन्होंने क्या किया होगा, उसका धीरे धीरे कम होने लगे होंगे, इसलिए वो अकेले छूट गई होगी, ठीक है। और फॉल ऑन का मतलब होता है टूट जाना। तो यहाँ पे आपके सामने क्या सही आंसर बनना है, फॉल अवे। क्यों, क्योंकि उसके जो सपोर्टर थे वो धीरे धीरे कम हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा हुआ है नो खाली जगह देन 15 बॉयज फेल्ड इन क्लास ऑफ 40, नो लिटिल लेस फ्यू फ्यूवर, ठीक। तो देखो नो लिटिल, यहाँ पे लिटिल के बाद देन यूज हुआ है, तो लिटिल के साथ में देन का कोई मतलब नहीं है। लेस देन, हाँ लेस देन हो सकता है, ठीक है। फ्यू देन नहीं हो सकता, तो आप ये लिटिल देन और फ्यू देन तो काट दीजिए। अब आता है नो लेस देन 15 बॉयज फेल्ड इन क्लास ऑफ 40, यानी कि 40 में से जो है कुछ बच्चे जो उससे कम होंगे, 15 से कुछ कम बच्चे जो होंगे वो जो है 40 में से फेल हुए हैं, ठीक है, क्लास में। तो यहाँ पे देखो जब लेस लिखा है तो उससे नहीं, कम, तो यहाँ पे फ्यूवर आएगा, क्या आएगा, फ्यूवर, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो आ लिटिल और आ फ्यू दोनों एक जैसे होते हैं, किसी की वस्तु की थोड़ी सी मात्रा के लिए यूज किया जाता है। फिर क्या होता है, जैसे आ लिटिल किसी वस्तु की थोड़ी सी मात्रा, और आ फ्यू जो होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है थोड़े से थोड़े से ही व्यक्ति या वस्तु या चीज जो भी होगी, ठीक। जो लिटिल और फ्यू होता है उसमें क्या होता है, देखो जो लिटिल होता है किसी वस्तु की जो मात्रा होती है वो ना के बराबर होती है, ठीक है। और इसमें वही चीज फ्यू में भी होती है कि जो फ्यू जो होती है व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की मात्रा वो ना के बराबर होगी, ठीक है। फिर जैसे द लिटिल द फ्यू, इसमें क्या होता है, नॉट मच बट ऑल दैट देयर, ठीक है। और ऐसे ही दैट फ्यू में नॉट मेनी बट ऑल दैट देयर, यहां पे इनका प्रयोग होता है।
ठीक है, तो यहां पे आपको जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, फ्यूवर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, फ्यूवर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आंसर इसका सही हो जाएगा, फ्यूवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, यानी कि सिनोनियम बताना। चलिए अमेच्योर, अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि अमेच्योर का मतलब यहाँ पे नौसिखिया भी होता है। ठीक है, क्या होता है, जो शौकीन व्यक्ति और नौसिखिया, अमेच्योर, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं है। फिर ठीक, फिर लिखा हुआ है टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। क्या होता है, डरपोक। ठीक, फिर बिगनर, बिगनर मतलब होता है शुरुआत करने वाला या सीखने वाला। फिर वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, थका हुआ। और डिस्पिरिटेड का मतलब होता है हतोत्साहित। तो अमेच्योर मतलब मैंने बताया नौसिखिया, तो आप जब नौसिखिया यानी कि वो अभी सीख रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिगिनर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, बिगिनर। ठीक है, तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा क्या हो जाएगा, बिगिनर हो जाएगा। चलिए भाई कंपटीशन, देखो कंपटीशन का मतलब होता है एक्यूमैन, एक्यूमैन होता है, क्या मतलब होता है, कंपटीशन का मतलब होता है एक्यूमैन। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्यूमैन का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, जैसा मैं अपना बताऊं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जैसे गम्पटन, ठीक, तो जो गम्पटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। क्या, बुद्धिमान। ठीक, क्या होता है, बुद्धिमान होता है। और एक्वामैन का, एक्यूमैन का भी मतलब बुद्धिमान होता है। जो स्टैरी होता है, इसका मतलब होता है तारों से भरा हुआ, तारों से भरा। ठीक, जो फ्यूटाइल होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है निरर्थक। क्या होता है, निरर्थक होता है। और जो फैलो होता है, इसका मतलब होता है बरेन, बंजर होता है। क्या होता है, बरेन, बंजर। ठीक, ऐसे ही चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए, जहां तक है अल्टरनेट सेलेक्ट द अपोजिट मीनिंग। ठीक, अपोजिट मीनिंग मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका एंटोनियम पूछ रहा है। ठीक, चेस्टिसाइज का मतलब होता है चेस्टिसी, चेस्टिसी का मतलब होता है बुरी तरह आलोचना करना। ठीक है, क्या होता है, बुरी तरह आलोचना करना होता है। ठीक, अब इसके लिए मैंने जब अपने वन वर्ड और इडियम्स ये पढ़ा रहा था मैं आपको, तो वहां पे ये वर्ड आया हुआ था कि चेस्टिस, चेस्टिस का मतलब क्या होता है, बुरी तरह आलोचना करना। और इसका जो एंटोनियम होता है प्रेज, प्रेज मतलब होता है बड़ाई करना, आपकी तारीफ करना। ठीक है, इसका मतलब होता है बुराई करना या आलोचना करना बहुत बुरी तरह। ठीक, आलोचना करना। और जो प्रेस, प्रेस का मतलब होता है जो है आपकी तारीफ करना। ठीक, ये होता है तारीफ करना। ठीक, फिर आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, ये रेसिस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है प्रतिरोध, जिसको रेसिस्टेंट, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेसिस्टेंस, उसका मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना। ठीक, प्रतिरोध करना। फिर प्रिफर, प्रिफर का मतलब होता है प्राथमिकता देना, ये आपको पता होगा। रिपिल, रिपिल का मतलब होता है मना करना। ठीक है, रिपिल का मतलब होता है मना करना, पीछे ढकेलना। ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं। फिर डाउन, डाउन का मतलब होता है हतोत्साहित करना। क्या होता है, हतोत्साहित करना, यानी कि आपको डिमोरलाइज करना, इस तरीके से कह सकते हैं। और इसका क्या हो जाता है, इनकरेज, बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा, हतोत्साहित करना। और इसका मतलब बढ़ावा देना। ठीक, फिर लिखा हुआ रेजोइस, रेजोइस का मतलब होता है प्रसन्नता, हैप्पीनेस। क्या होता है, हैप्पीनेस। फिर डिक्रीज लिखा हुआ, डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। ठीक है, और डिसगार्ड, डिसगार्ड का क्या मतलब होता है, प्रयोग में ना लाना या प्रयोग ना करना, ये होता है। ठीक है, चलिए फॉलोइंग द क्वेश्चन दिस इज द इडियम बताना है। चलिए ठीक है, देखिए पूरा मत पढ़ा करिए, देखिए पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा। आप यहां पे आइए, देखिए मीनिंग ऑफ द इडियम। ठीक, मीनिंग ऑफ द इडियम, एन आयरन विल, क्या लिखा हुआ, आयरन विल। ठीक है, तब विल मतलब होता है इच्छा शक्ति, और आयरन मतलब क्या हो जाएगा, लोहा, लोहा क्या होता है, मजबूत। तो क्या हो जाएगा, मजबूत इच्छा शक्ति। इसका मतलब होता है मजबूत
इच्छा शक्ति, ठीक, मजबूत इच्छा शक्ति। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपके सामने अगर ये बता दिया जाए कि मजबूत इच्छा शक्ति होगा तो आपको इसमें से ईडियम ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? देखो सबसे चौथे ऑप्शन में देखिए जाके क्या लिखा हुआ है, ओपिनियन। ओपिनियन का भी मतलब एक तरीके से आपका क्या होता है कि आप अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? फिर्म। फिर्म मतलब होता है मजबूत। अब फिर्म ओपिनियन यानी कि एक मजबूत विचार, ठीक है, तो इच्छा शक्ति तो वो भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अ फिर्म ओपिनियन, ठीक है। चलिए फिर 9 नंबर देखिए क्या हो जाएगा? गेट इनटू अ सूप, ठीक। अगर आप सूप के अंदर चला जाएंगे तो आप कुछ सोचिए कि वो क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा? तो गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब है कठिन बनाना। क्या हो जाएगा? कठिन बनाना। गेट इनटू अ सूप, तो इसका मतलब हो जाता है कठिन बनाना। क्या होता है? कठिन बनाना, ठीक। तो कठिन बनाना हो जाएगा, तो डिफिकल्ट देखो लिखा हुआ है आपके सामने, टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, बस बात खत्म, आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए अभी भी देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाते समझाते कर रहा हूँ, तो अभी देखिए 10-11 मिनट में हम लोगों के 10 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो सोचिए आप जब पेपर में करेंगे तो आपको तो आराम से हो जाएगा। क्या लिखा है? इम्प्रूव दी ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको हमको इंप्रूव करना है, ये चीज, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग ऑफ एंड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स ऑन दिस थ्योरी। देखो ऑफ एंड ऑन जो लिखा हुआ है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है? ये एक तरीके का इडियम है, ठीक है। इडियम इसका मतलब होता है कभी कभार या यदा कदा, कभी कभार होने वाला, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? ही हैज बीन वर्किंग यानी कि कभी कभार, तो क्या हो जाता है? इसकी जो मतलब इसको जो लिखा हुआ है ऑफ एंड ऑन, तो इसका यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? तो देखो लिखा है उसने जो काम कर रहा था थ्योरी पे सेवरल ईयर्स यानी कि जो पिछले कुछ सालों में, तो उसने क्या किया था? कभी कभार किया था। तो देखो यहाँ पे ऑफ एंड ऑन लिखा है, तो ऑन एंड ऑफ होता है, क्योंकि ऑन करोगे उसके बाद ही ऑफ होगा। तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है? ऑन एंड ऑफ कर देना है, बस ये सही हो जाएगा। ये एक तरीके का इडियम होता है, ठीक है, यदा कदा या कभी कभार, इरेगुलरली, ठीक। चलिए 11 नंबर, आई एम डेफिनेटली लेट, द बस विल हैव लेफ्ट, द बस स्टॉप बाई द टाइम आई रीच देयर। देखो यहाँ पे अगर देखा जाएगा आई एम डेफिनेटली लेट, मैं वास्तव में लेट हूँ। द बस विल हैव लेफ्ट, बस छूट चुकी होगी। द बस स्टॉप बाई द टाइम, बस जो है रुकती है अपने टाइम पर। आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विल हैव लेफ्ट लिखा हुआ है इसमें कोई गलती नहीं है। आई एम डेफिनेटली लेट, द बस विल हैव लेफ्ट, द बस स्टॉप बाई द टाइम बाई आई रीच देयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इसमें कोई गलती है ही नहीं। चलिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एरर, यानी कि अब हमको क्या बताना है? एरर्स बताने हैं, ठीक। देखो नो सूनर हैड सी अराइव दैट हेयर, ठीक है। क्या लिखा हुआ? हेयर। फ्रेंड्स अरेंज अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन, एक तो ये आगे पीछे हो गया, आगे पीछे होने में कई बार चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। द बेस्ट रिसोर्ट इन द टाउन, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे नो सूनर हैड तक तो सही था, नो सूनर हैड सी अराइव देन दैट हर, देन हर, हाँ सी अराइव देन हर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो आएगी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? THAN, देन हो जाएगा, देन हर, बस यहाँ पे यही गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? ए। तो दैट नहीं, सी अराइव देन हर, वो उसके बाद आई थी, ठीक। तो इसमें आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए फिर ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह। अच्छा चलो भाई देखो, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर, हाँ इंडिया स्ट्रगल जब कर रही थी उसके दौरान, फ्रीडम मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट बहुत, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका ये सही लिखा हुआ है। गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह, देखो यहाँ पे बाई भगत सिंह काल, तो जो देखो यहाँ पे जो है बाई नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? उपयोग इसका होगा बाई की जगह पे, जो हमें बाई की जगह पे यूज करना है वो क्या यूज करना है? ऑन। गेव अप देयर स्टडीज ऑन भगत सिंह काल,
तो यहाँ पे आपका गलत कौन सा हो जाएगा, ये सी वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सी गलत हो जाएगा। बाई की जगह पे क्या यूज करना चाहिए, ऑन यूज होगा वहां पे। चलिए फिर क्या लिखा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेटिव गिवन द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फेज। यहाँ पे जो फेज दिए हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, इसके लिए हमें सही चीज बतानी थी, सही ऑप्शन फिल करना है। चलिए, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, ठीक, क्या लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, इसका मतलब होता है अविवाहित जीवन, ठीक है, यानी कि बिना शादी के जिंदगी को जीना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला दिया है कैलिबेसी, फिर नियोगेमिस्ट, चैपरॉन, इम्प्लोरर। तो देखो यहाँ पे जो बिना शादी के जीवन व्यतीत करना, या ये कह सकते हैं अविवाहित रहना या अविवाहित जीवन, इसके लिए कैलिबेसी जो होता है, ये सेलिबेसी जो होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है अविवाहित जीवन, ठीक। 15 नंबर फिर लिखा, क्या लिखा हुआ है, एन इवेंट विच हैपेंस 1 in 5 year, जो हमारा कोई ऐसा काम जो 5 साल में एक बार होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेपनियल, कॉनिकोनियल, इंटेरिगनम और पन। तो देखो एक आपको ये पहले पता होना चाहिए कि देखो क्या क्या चीजें होती हैं। वैसे मैथ में तो क्या क्या होता है आपको पता है कि सिंगल होता है, फिर उसके बाद में ऐसे बाई होता है, ठीक है, मोनो होता है, बाई होता है, फिर उसके बाद में आपका जो है ट्राई आता है, फिर क्वाड आता है, फिर पेंटा आता है। तो ठीक, तो इस तरीके से जो मैथ में आता है, तो ये तो मैथ के हो गए। लेकिन इसने कहा कि 5 ईयर्स में एक बार होने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो 5 ईयर में एक बार होता है इसको हम लोग बोलते हैं ये क्वेनियल, ठीक है। क्या होता है, क्वेनियल। इसका मतलब होता है 5 साल में एक बार होने वाला। जैसे 10 साल में तो वो क्या होता है, हम लोग हिंदी में उसको शताब्दी कहते हैं, नहीं दशक कहते हैं, सॉरी शताब्दी नहीं, शताब्दी तो 100 ईयर की होती है। चलिए फिर इन विच फॉलोइंग ऑफ द ईयर वर्ड गिवन इन विच इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनकरेक्टली स्पेल्ड है, इनको हमें सही बताना है। चलिए पहली क्या लिखी हुई है पैसेंजर, PASSENGER, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, पैसेंजर, चलिए सही लिखा हुआ है। क्वेरल्ड, QUARRELED, क्वेरल्ड बिल्कुल सही है। फिर क्या लिखा हुआ है, रेमिटेंस, REMITTANCE होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ। अटेंडेंस, ATTEENDANCE होता है, ना कि DENCE होता है। यहाँ पे सही स्पेलिंग क्या होती है, ATTENDANCE, तो यहाँ पे क्या होता है, DANCE, ये होता है अटेंडेंस, ठीक है। चलिए 17 नंबर में देखिए क्या सही है। चलिए BEAUTI, फिर SIAN लिखा है, ब्यूटिशियन में एस का कोई काम नहीं होता है, BEAUTICIAN होता है, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग भी सही वाली लिख देते हैं, BEAUTICIAN, ब्यूटिशियन। फिर बाइलिंगुअल बिल्कुल सही लिखा, BILINGUAL। फिर बारबेरियन, BARBARIN, बारबेरियन मतलब असभ्य होता है, ठीक है। बैलून, BALLO, मतलब बैलून में याद रखिएगा BALLON होता है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये बैलून की स्पेलिंग तो जरूर पूछी जाती है, कमेटी की पूछी जाती है, ये इस तरीके की जिसमें डबल चीजें आती हैं ये जरूर पूछी जाती है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग पे, यहाँ पे जो खाली जगह है, ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, इनमें हमको सही भरना है, ठीक है। यूथ इज द, चलिए आगे देखते हैं, गिफ्ट ऑफ द, यूथ इज द गिफ्ट ऑफ द, किसका गिफ्ट है, ठीक है। चलिए 18 नंबर में देखिए किसका गिफ्ट हो जाएगा, यूथ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड। ये लिखा था यूथ इज द बेस्ट तो नहीं पता था, लेकिन हम लोगों ने अभी ऑप्शन जब देखे कि यहाँ पे बेस्ट दिया हुआ है, यूथ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड, से एन ओल्ड अपएनिस्ड उपनिषद, उपनिषद, लेट अस, ठीक, लेट अस, फिर इन इट क्या, रेजॉइस, लिव, डांस, स्लीप, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एन ओल्ड उपनिषद, लेट अस रेजॉइस, क्या होता है, रेजॉइस। इट इज द ग्रेट फॉर्मेटिव, इट इज ग्रेट फॉर्मेटिव ऑफ आवर लाइफ, इट इज ग्रेट फॉर्मेटिव लेसन, रिसोर्स, पीरियड, आइडिया। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, कि इट इज द ग्रेट फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ अवर लाइफ, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि जो यूथ का पीरियड होता है ये पीरियड हो जाएगा यहाँ पे क्या,
जो यूथ वाला जो पीरियड होता है वो सबसे मस्त होता है, सबसे अच्छा होता है। तो देखिए इसलिए फॉर्मेटिव ऑफ आवर लाइफ, बेस्ट होता है वो, ब्रीफ बट पावरफुल, ठीक है, और वो चमकदार और बहुत शक्तिशाली भी होता है। वी आर देन able to the world with feelings pure and with ambitions unworldly, ठीक है। तो we are then able to, देखिए आगे उसमें चैलेंज रोम टारगेट फेस, हम हर तरीके के जो टारगेट होते हैं, जो चैलेंज होते हैं, उनको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं इस उम्र में, यानी कि यूथ वाली जो कंडीशन होती है उसमें, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें हमको यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट स्पीच, क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ही सेड टू द डॉक्टर हाउ सून विल आई बी एबल टू वॉक अगेन, ही सेड टू द डॉक्टर, ठीक है। हाउ, देखिए यहाँ पे हाउ आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे सेड टू की जगह पे आस्क आ जाएगा। हाउ सून विल आई बी एबल टू वॉक अगेन, ठीक है। चलिए तो देखिए ही आस्क द डॉक्टर हाउ सून वुड आई, ना सही नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए लिखा हुआ ही आस्क्ड, नहीं यहाँ पे आस्क्ड तो नहीं आएगा, ठीक है, आस्क आएगा। ही इज आस्किंग, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है चौथा, तो देखिए 3 तो गलत हो चुके, बचेगा कौन सा, चौथा। ही आस्क द डॉक्टर हाउ सून विल बी एबल टू वॉक अगेन, हाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए फिर 23 नंबर देखिए, माई फादर सेड टू मी डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट, माई फादर सेड टू मी। अब यहाँ पे देखिए माई फादर सेड, अब यहाँ पे क्या कहा है, डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट। उन्होंने उसको कहा, जैसे मतलब एक तरीके से डांटा है कि तुम अपनी माँ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। तो क्या हुआ, उन्होंने उसको क्या किया होगा, वार्न किया होगा। क्या किया होगा, वार्न किया होगा। तो देखिए माय फादर, पहली बात तो देखिए ये चीज देखना चाहिए कि ये है किसमें, टॉक टू योर मदर लाइक दैट, माय फादर सेड टू, ठीक है। तो यहाँ पे माय फादर वार्न्स मी, वार्न नहीं होगा, माय फादर वार्न मी नॉट टू टॉक टू माय मदर लाइक दैट, बिल्कुल सही लिखा हुआ, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने सरल होते हैं, ये और जो चीजें होती हैं वो नहीं कह सकते कि हाँ इतनी चीजें सरल होती हैं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लॉजिक ऑर्डर सेंटेंस फ्रॉम द एमंग ऑफ ऑप्शंस। अच्छा, इनको हम लोगों को ऑप्शंस को जो है एक साथ में लेके आना है, जैसे पी क्यू आर एस ये दे रखा है, तो इसमें से सही कौन सा होगा, अच्छा ये बताना है। चलिए लिखा हुआ इफ द इंटेंशन इज जस्ट टू कंज्यूम विद whatever comes from the west then it is harmful, some of its effects are rarely helping and positive as it increases initiative and entrepreneurship qualities provided taken in the spirit. फिर at the same time states strategy in intervention is essential because more than 40% of people like below poverty line. अच्छा फिर लास्ट में क्या है, the impact of economic reforms is mixed. अच्छा तो देखो ये जो पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये तो सबसे पहले आना चाहिए, ये जो एस नंबर है ये सबसे पहले आएगा, तो इसको नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए एस किस में पहले है, तो देखो ये तो हट गया, ये हट गया, बचे 2 ऑप्शन। अब देखिए इसमें आर है क्यू है, तो दोनों को देख लेते हैं, आर आएगा कि क्यू आएगा, ठीक। फिर लिखा हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए पहले आप यस वाले को देखिए क्या लिखा हुआ है, द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इज मिक्सड। फिर पहला वाला देखते हैं, उसमें आर था पहले, एट द सेम टाइम states strategic intervention is essential because more than 40% people of below poverty line, ना ये तो नहीं हो सकता दोस्त। चलिए दूसरा देखते हैं, क्योंकि देखिए दूसरे ऑप्शन में क्या था, एस के बाद क्यू था, तो क्यू देखते हैं, ठीक। क्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इट्स एफर्ट्स, हाँ देखिए द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इज मिक्सड सम ऑफ इट्स इफेक्ट, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्यू वाला सेकंड ऑप्शन सही हो जाए, मतलब सेकंड बन जाएगा, और इसी हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए ये वाला आपका सही बन जाएगा। इसमें देखें बड़े बड़े हैं कि छोटे छोटे हैं, चलो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, द पॉलिटिकल अवेकिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड फिनोमिनन, it requires some change in social structure so that women can enjoy as important a place as men occupies.
अनफॉर्चुनेटली आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन कंस्पायर्ड विद हर इकोनॉमिक्स डिपेंडेंस और टू मेक हर इन अनइम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी। फिर क्या लिखा, डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेकन्ड। फिर मोर ओवर दे शुड बी फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, टू एक्ट एज दे लाइक एंड टू assert themselves इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी सक्सेस ओनली व्हेन द इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली। हाँ, तो देखिए ये आर वाला जो है ये पहला ऑप्शन बन जाएगा। तो देखिए आर वाला ऑप्शन आपको पहला किस में दिख रहा है, पी है, नहीं नहीं नहीं, बचा किसमें ये। तो देखिए आप कई बार ऐसा होगा कि आप जैसे ही पहला क्वेश्चन ढूंढेंगे, पहला ऑप्शन ढूंढ लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जब ना मिले, जब आप जैसे ऊपर वाले में क्या था, दो ऑप्शन में था, तो हमने उसके बाद वाला सर्च कर लिया, जैसे ही हमने उसको सर्च किया हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि आप किस चीज में किसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस मेले का हिस्सा है? ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो जो ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार जो है, देखिए ये तो सारे के सारे आपको पता है, ऊंटों का व्यापार तो राजस्थान में तो लगेगा, ये तो आपको पता है। तो उदयपुर राजस्थान में, थार राजस्थान में, कुंभ राजस्थान में, पुष्कर राजस्थान में। लेकिन अब मेन चीज आती है कि ऊंटों का जो प्रसिद्ध व्यापार जो है मेला, वो कहाँ लगता है? तो भैया ये पुष्कर में लगता है। पुष्कर मेला जो है ये ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार मेला है, और ये जो है ये कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रारंभ होने वाला वार्षिक मेला है। ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चलिए भाई देखिए कौन सा कथन सत्य है। लिखा हुआ है लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हाँ, ये चीज तो खैर मान सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में कहाँ, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में 12 करता है, राज्यसभा में तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक। तो ये भी नहीं सही होगा दोस्त, ठीक है। एक सेकंड रुकिए यार, ये तो कंफ्यूजन चीज हो गई। पहले देखते हैं ये पूछा क्या है इसने, मेन चीज हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में। अच्छा, कौन सा कथन सत्य है? अरे यार सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे कथन सत्य पूछा है, तो मेन चीज क्या आ जाती है, उसने जब कथन सत्य पूछा है तो यहाँ पे देखो लोकसभा में 4 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, नहीं। हाँ, 12 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन करता है लोकसभा में राष्ट्रपति, ठीक। हाँ, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा में जो सीटें होती हैं, टोटल की सीटें कितनी होती हैं? तो राज्यसभा में टोटल सीटें होती हैं 250, ठीक है। देखो लिखा भी है, लोकसभा में 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो गया। फिर राज्यसभा में के 2 सदस्यों को राज्यसभा से सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्यसभा में तो 12 किए जाते हैं। हाल ही में फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है, किसको चुना गया है? ठीक है, तो देखो जो फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं वो शुभ्रकांत पांडो या पांडे करके हैं। अच्छा, शुभ्रकांत पांडो हैं, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे दे रखे हैं। जो हमारी जो है फिक्की की स्थापना थी वो कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है दिल्ली में, ठीक। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गया है? ठीक है, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और इनमें से कोई नहीं। तो देखो विराट कोहली अब T20 में नहीं चुने गए थे, अभी कुछ T20 हुए थे, रोहित शर्मा भी नहीं चुने गए थे, बचे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इसलिए हो गया था क्योंकि इसने क्या किया था, अभी जल्दी में ही 3 शतक लगाए थे और पिछले 2022 में सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे T20 में 1 साल के अंदर। तो सूर्य कुमार जो है T20 में पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
हाँ, बाकी विराट कोहली को देखा जाए तो ये टी20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा जो है टी20 में 400 छक्के मारने वाले, नहीं 400 छक्के नहीं, 400 टी20 मैच खेले थे ना। हाँ, 2007 से खेल रहे हैं 2022 तक, 15 साल हो गए हैं। तो इन्होंने 15 सालों में 400 टी20 मैच खेले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन थे वो लगभग सारे के सारे क्लियर हो गए। चलिए फिर आगे देखते हैं 30 नंबर में क्या है। देखो 30 नंबर में लिखा हुआ है होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखो होयसलेश्वर मंदिर जो है वो देखो तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। ठीक है, तो देखो जो होयसलेश्वर मंदिर है ये हमारा कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, बाकी उड़ीसा में कौन सा है, लिंगराज मंदिर है। ठीक, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, यानी कि दुनिया का बता रहे, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान जो है वो यही है, पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, और कर्नाटक में और भी कोई 2-4 मंदिर हैं, जिसमें एक आता है विरूपाक्ष और मेगुडी मंदिर, ये फेमस मंदिर हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वास नलिका को नष्ट होने से रोकता है, डायफ्राम, पसलियां, उपस्थित डिस्क या मांसपेशियां। तो देखो जो श्वास नली होती है उसमें उपस्थित जो डिस्क होती हैं, ये जो होती हैं ये श्वास नली को नष्ट होने से बचाती हैं। ये उपस्थित डिस्क का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, रोडेंशिया स्क्यूरस का वैज्ञानिक नाम का, अच्छा रोडेंशिया एस्क्यूरस का वैज्ञानिक नाम जो है वो किस चीज का है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो नाम होता है ये गिलहरी का होता है। देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, चूहा, पैलीटिपस, गिलहरी। ये देखो गिलहरी दे रखा है, तो ये रोडेंशिया एस्क्यूरस का वैज्ञानिक नाम है, गिलहरी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए 33 नंबर देखिए, मांग का नियम कहता है कि, मांग का नियम क्या कहता है। चलिए, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। अच्छा, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। अच्छा भाई, यदि एक वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा वृद्धि हो जाती है। अच्छा भाई, अब आप लोग खुद सोचिए, यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा, उसको खरीदना कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। भाई अगर कोई वस्तु जो है उसकी कीमत जो है अगर कम हो गई है, ठीक है, तो वो खरीदे ज्यादा जा सकती है। जैसे अभी क्या था, अभी ऑफर चल रहे थे, आप जाइएगा विशाल, बी मार्ट, जितने भी आपके शॉपिंग मॉल होते हैं सभी जगह पे गर्मियों के ऑफर चल रहे थे। क्या ऑफर चल रहे थे, 99 में टी शर्ट लीजिए। ठीक है, तो वो 99 में टी शर्ट कम रेट रखेगा तो टी शर्ट ज्यादा बिकेगी। अब अगर उठा के यही क्या कर दिया जाए, 499 की कर दी जाए, तो टी शर्ट की सेल क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा हुआ यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ। वस्तु जो मांग की लोच पूछा गया है, मांग का नियम, मांग का नियम यही कहता है यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, यदि वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, ये वाइस वर्सा पे चलता है, बिल्कुल उल्टा, एक चीज कम तो दूसरी चीज ज्यादा, एक चीज ज्यादा तो दूसरी चीज कम। चलिए 34 नंबर, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, लोक लेखा समिति, ठीक, फिर प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और संयुक्त संसदीय समिति। तो देखो जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी होती है वो प्राक्कलन समिति होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक, 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य होते हैं। ठीक, कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, और जो सार्वजनिक उपक्रम जो समिति होती है इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। देखिए मैं एक चीज अभी आपको बताता हूं, मैंने एक चीज गलत की है। देखिए मैं बताता हूं क्या गलत हुआ था, कि ये जो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति ये दोनों एक ही जैसी होती हैं। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, इसमें भी 15 लोकसभा से, इसमें भी 15 लोकसभा से, इसमें 7 राज्यसभा से, इसमें भी 7 राज्यसभा से।
ठीक है। और जो लोक लेखा समिति होती है, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन। ये क्वेश्चन आया था एसएससी में ही, पूछा गया है कि जो प्राक्कलन समिति है इसकी जुड़वा बहन कौन कहलाती है। तो वहां पे कई दे रखे थे, तो आपको कौन सा पिक करना था? लोक लेखा समिति। चलिए 35 नंबर, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण तारा, पश्चिमी तारा, पूर्वी तारा और उत्तरी तारा। तो देखो ध्रुव तारा कब कहाँ निकलता है? उत्तर में, इसीलिए रात में आप कभी भी खो जाइए तो आप ध्रुव तारे की मदद से आप जो है उधर पता कर सकते हैं कि किस साइड हम अभी जा रहे हैं। तो उत्तर में आप जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, जहां भी, तो उत्तरी तारा होता है। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? ये उत्तरी तारा भी कहा जाता है। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जैसे लोड स्टार और पोल स्टार, ये इसको और भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? अगर आपने कल वाला प्रैक्टिस सेट मेरा पूरी अच्छे तरीके से देखा होता तो उसमें राज्यपाल का प्रावधान आया था। राज्यपाल का प्रावधान होता है अनुच्छेद 153 में। ठीक है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये कल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था, ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो आज भी भैया देख लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पुरानी चीजें हों उनको देखते रहा करिए। ठीक। 37 नंबर, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? सॉरी। चलिए, तो जो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं जो होती हैं उनमें जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? हरे घास के मैदान, मारू, भाबर या बुग्याल। तो देखो जो हिमालय की जो ऊंची पर्वतमालाएं जो है उन पे जो घास के मैदान है उनको हम लोग बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। ठीक है। जो मारू होता है ये कम वर्षा वाले जो मैदान होते हैं उनको कहा जाता है। और ये जो भाबर होता है, ये भाबर जो है कंकड़ पत्थर से निर्मित जो है पट्टी जो बन जाती है उसको कहा जाता है। ठीक है। चलिए 38 नंबर, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रिय प्राप्त हुई है? किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? अच्छा चलिए, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। अब देखो सबसे मेन बात होती है कि जब उसने क्या कहा है कि कब्रिस्तान, अब कब्रिस्तान क्या महाबोधि मंदिर समूह, इसमें क्या कब्रिस्तान है? नहीं। कुतुब मीनार में कब्रिस्तान है? नहीं। लाल किला परिसर में कब्रिस्तान है? नहीं। कहाँ पे कब्रिस्तान है? हुमायूं के मकबरा में। कहाँ है ये दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, कहाँ है? दिल्ली में बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। चलिए 29 नंबर, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखो अल्जाइमर जो होता है वो भूलने की बीमारी होती है। क्या होता है? अल्जाइमर एक तरीके की भूलने की बीमारी है। और भूलना हमारे कहाँ से होता है रिलेटेड? तो दिमाग से। दिमाग यानी कि मस्तिष्क। तो जो अल्जाइमर मस्तिष्क से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है। चलिए, कपास के रेशों का उपयोग पर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? ठीक है, सबसे पहली बात देखो, हमने उस दिन भी बताया था कि जो भी प्राकृतिक चीज़ों से बनाई जाती है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। जो भी नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती हैं वो सब दूसरे। तो कपास तो हम लोग उगाते हैं, वो कहाँ उगती है? ज़मीन पे। तो ये खेती की जाती है। अब खेती की जाती है तो वो प्राकृतिक क्षेत्र में चला जाएगा। जो भी चीज़ें प्राकृतिक क्षेत्र में जाती हैं वो कहाँ जाती हैं? द्वितीय क्षेत्र में जाती हैं। तो भैया कपास से बने उपयोग पर कपड़े बनाने की जो आर्थिक गतिविधि है किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? तो वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में यूजीसी ने कब भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है? क्या बताया है कि भारतीय भाषा दिवस मनाने की बात कही जा रही है। अच्छा चलो भाई देखो, 21 नवंबर, 11 दिसंबर और 1 नवंबर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो यूजीसी ने भारतीय भाषा दिवस मनाने की जो निर्देश दिया है वो दिया था 11 दिसंबर को। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक। चलिए 42 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी खोखर, लिलिमा मिंज, गुरजीत कौर, रानी रामपाल। ठीक है।
देखो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, खैर अब तो इसका नाम ही बदल गया है, तो इसको प्राप्त करने वाली अगर पहली महिला हॉकी खिलाड़ी की बात करेंगे तो ये रानी रामपाल, जो इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन थी या हैं, अभी तो खैर मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन वो कैप्टन थी उस समय पे, तब इनको जो है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए 43 नंबर, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा था? देखिए मैं रोज बताता हूं आपको, जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ पे रोज बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आपको रोज बताते हैं कि देखिए बुक से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों देखिए ये कुछ चीज़ें जो हैं इनको आपको भाई रट लेना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप नहीं रटेंगे तो आपकी दिक्कत फंस जाएगी। तो दोस्तों इनमें चूक मत कीजिए, रटिए इनको, ठीक है। द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखिका जो हैं वो हैं अरुंधति राय। इनको मैन बुकर पुरस्कार भी मिल चुका है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको अरुंधति पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार मिला था, ये मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में बताया है। और जो मैन बुकर पुरस्कार है उसको साहित्य का नोबेल भी कहा जाता है, ये भी मैंने बताया था। चलिए बाकी तो मैंने बुक्स पढ़ाई हुई हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जाके, आप लोगों को वहाँ पे बहुत से फायदा मिल जाएगा, आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा वहाँ से। चलिए निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाने जाते हैं? ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं, नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरन। तो देखो लेक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, तो यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट में लेक होंगी, यानी कि तो उसको जाना जाएगा, ठीक। तो नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरन। तो देखो जो नैनीताल है इसमें सबसे ज़्यादा लेक पाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाएगा तो वो कौन जाना जाएगा? वो नैनीताल, ठीक। इसमें जो माथेरन दे रखा है ये महाराष्ट्र का एक हिल स्टेशन है, ठीक। और शिमला को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। चलिए 45 नंबर, किस संधि के से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? अच्छा चलिए, ताशकंद संधि, वर्साय संधि, तिलसिट संधि और बर्लिन संधि। देखो जो प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था तो वो एक संधि की गई थी, वो थी वर्साय संधि, ठीक है। क्या थी? वर्साय संधि, इसी से युद्ध समाप्त हो गया था। बाकी जो ताशकंदी संधि थी वो भारत और पाकिस्तान जो 1966 में समझौता हुआ था, भारत में पाकिस्तान युद्ध के बाद में जो 1966 में जो समझौता हुआ था उसको ये ताशकंद संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बर्लिन संधि जो हुई थी वो रूस और तुर्की के बीच में 1877 से 78 के बीच में ये संधि की गई थी, जिसको तुर्की संधि बर्लिन संधि के नाम से जानते हैं। बर्लिन संधि किसके बीच में थी? रूस और तुर्की के बीच में। चलिए, बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? बीजी जोग, अच्छा ये नाम है। बीजी जोग किससे संबंधित है? सितार, वायलिन, तबला या संतूर? तो देखो जो बीजी जोग हैं ये वायलिन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ये वायलिन वाद्य संगीत से रिलेटेड है, ठीक है। सितार से कौन है? तो उमा शंकर है। ऐसे ही आपका तबला है वो किशन है, गुदई है। और संतूर जो है, संतूर वादक से कौन कौन है? इसके तो बहुत होते हैं, जैसे वर्षा अग्रवाल हैं, तरुण भट्टाचार्य हैं, ये मेन जो है वो आपको बता दिए। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? अच्छा ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति, अच्छा ठीक है। चलिए, जवारा, तेरा ताली, भगोरिया और सुबह। तो देखो, तो जो तोते की बात, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, तोता जो गांव में उसको बोलते हैं वो सुआ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुआ, ठीक है। तो ये तोते को ही बोला जाता है। तो गांव में जो महिलाएं जो नृत्य करेंगी उसको सुआ ही बोलेंगे, ठीक है। और जैसे ये जवारा दे रखा है, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड डांस है, ठीक। तेरा ताली राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, तेरा ताली बहुत बार पूछा गया है। तेरा ताली राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो वहां पे जरूर पूछा जाता है। चलिए फिर 48 नंबर, उस वस्तु का त्वरण मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें जिसका वेग, ठीक है, कितना दे रखा है? 10 मीटर, 10 सेकंड में 25 से 30 मीटर हो जाता है, ठीक है। जिसका वेग 25 मीटर से 30 हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ये दे रखा है आपको, और टाइम दे रखा है। तो इसमें आपका कौन सा फार्मूला लग जाएगा? लग जाएगा भाई B बराबर U प्लस AT, क्योंकि त्वरण ज्ञात करना है ना हमको। तो देखो इसका जो
चलो पहले फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे जो अंतिम वेग है कितना है 30, प्रारंभिक वेग है 25 और त्वरण हमको पता नहीं है, तो ए ऐसे रखो, मल्टीप्लाई टी कितना है 10। ठीक, तो देखो अब ये चीज जो है इधर प्लस में लिखी हुई है उधर जाएगी तो -30 -25। ठीक, और जो 10 इधर मल्टीप्लाई में लिखा है इधर आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, बराबर ए। तो 30 में से 25 जाएगा 5/10 बराबर ए। तो 5 कम 5 दूनी 10, यानी कि 1/, ए बराबर कितना मिल गया 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। तो ए त्वरण कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकंड। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन था, बस समझने की बात थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? महानदी हाथी रिजर्व, अच्छा, संबलपुर हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व और शोणितपुर हाथी रिजर्व। तो देखो इसमें जो दे रखा है महानदी हाथी, नहीं सॉरी एक सेकंड रुकिए, अच्छा मैं अभी ये उड़ीसा लिखा हुआ है, मैं मध्य प्रदेश सोच रहा, वही मैं सोचूं यार मध्य प्रदेश में तो ये एक भी नहीं है, तो कहाँ से आ गई ये। अच्छा उड़ीसा में दे रखे हैं। तो देखो महानदी हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व और मयूरभंज हाथी रिजर्व, ये तीन को तीनों उड़ीसा में है। ठीक है, और ये जो आपका दे रखा है शोणितपुर हाथी रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए तो आपको पता चल गया कौन सा आंसर इसका नहीं है यहाँ पे, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला उड़ीसा में नहीं पड़ेगा। चलिए, आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए बंगलुरु, मुंबई और श्रीनगर, पटना। तो देखो श्रीनगर में तो किसी भी का मुख्यालय तो मुझे नहीं याद है कि कोई का होगा। ठीक है, पटना में अपने लोकल वाले उनके जो हैं बिहार के वो स्थित हैं। ठीक है, आरबीएल बैंक का कारपोरेट मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। ठीक, मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोगों ने इतना समझा के इतना आपको एक्सप्लेन कर करके बीच में आपको सारी चीज़ें बताते हुए किया, तब भी देखिए ये 47 मिनट में आपका पूरा पेपर खत्म हो गया। अब सोचिए जब आप वहाँ करने बैठेंगे पेपर, तो 45 मिनट में इस पूरे पेपर को आप बहुत आसानी से समझ के कर सकते हैं, फिर भी आपके पास 10 से 5-10 मिनट बच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत आसानी से पढ़ के आपको ये करना है। आप इसको अगर पढ़ के करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आप जरा सा भी इधर उधर हेर फेर करेंगे, आप जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें पता होने के बावजूद भी गलत हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज तो ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। अब आपको डेली इसी तरीके का जो सेक्शन 2 है इसका आपका पूरा प्रैक्टिस सेट आपको रोज मिलेगा। बाकी मैं पूरा अब इसको सेक्शन 2 वाला जो है आपका तो मिल ही रहा है, सेक्शन 1 भी आपको साथ में मिलेगा, दोनों अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि एक में करने से पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को देखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो कोई नहीं, मैथ रीजनिंग एक में मिल जाएगी और ये आपको एक में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ये चीज़ जो कर रहे हैं इसमें आप लापरवाही मत कीजिएगा। आपकी लापरवाही आपको आपकी जॉब से बहुत दूर कर सकती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट है आप पर डे के पर डे देखिए, इसमें जो नए क्वेश्चन मिले आप नोट कीजिए और इसको साथ में सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब साथ में सॉल्व करेंगे तो आपका ही उसमें फ़ायदा है और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं भैया चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले सभी में देखिए आपका पास एक ही महीना बचा है, एक महीने में हम आपको ये पूरे प्रैक्टिस सेट 40-50 करा डालेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।